नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ फिर से एक परिचर्चा हो रही है। और अपनी जो डेली हम लोगों के डिस्कशंस हो रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी में आज हम लोग फिर डिस्कशन ये करेंगे कि मैंने जो आपका करियर देखा कि आप शुरू से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहे, खुद भी एक किसान परिवार से हैं आप, और किसान परिवार का होते हुए धीरे धीरे करके पढ़ लिख के आप फिर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बने। तो एक बहुत लंबा सफ़र तय किया कि खुद भी किसान परिवार से किसानी देखी, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य देखा, ग्रामीण एनवायरनमेंट देखा, और फिर शहर में आए और शहर में पढ़ाई लिखाई कर करके एक कृषि से रिलेटेड वैज्ञानिक बने। तो उसके बारे में आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और इस सफ़र के दौरान जो आपको लगा कि किसानों की समस्याएं रही हैं, और वो समस्याएं कैसे 50 साल पहले या 60 साल पहले जो आपने देखी तब क्या थी और धीरे धीरे चेंज होके कहाँ तक आई। उनमें से कुछ चीज़ें तो वेरिएबल रही होंगी जो चेंज हो गई, जो जिनमें सुधार हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनमें सुधार नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो वो उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। नमस्कार। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और जानना भी चाहिए। और हर एक जो वैज्ञानिक है जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है एग्रीकल्चर में, उसको अपने गांव की कहानी को भी कहीं न कहीं अंकित करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है उसके बारे में नॉलेज सबके पास पहुँचेगी। जगह जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। हमारे गांव की अलग तरह की समस्या थी। मैं जिस गांव में पैदा हुआ वो गांव कनेगी ज़िला मैनपुरी में है, और आजकल तो उसका घिरौर हो गया है तहसील। पहले तहसील जसराना थी। तो बहुत ही रिमोट एरिया में वो गांव था और एक नदी के किनारे था, अरिंद नदी उसका नाम था। तो वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, ना तो मेडिकल की कोई फैसिलिटी थी, ना आने जाने के लिए कोई सड़क के रास्ते थे। बैलगाड़ी के अलावा कोई आने जाने का साधन नहीं था। कहीं कोई आसपास स्कूल 3-4 किलोमीटर से नीचे कोई स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल जो एक आध होते थे। तो ये बड़ी भारी समस्या यही थी कि अगर कोई चाहे भी कि इमीडिएटली उसको कोई मेडिकल हेल्प मिले तो वो कहाँ मिले? कहीं हॉस्पिटल नहीं है। कहीं भी पढ़ाने के लिए अगर कोई बच्चा भेजना चाहे तो कहीं कहीं स्कूल नहीं है। यानी बेसिक नेसेसिटीज भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल थी या नहीं थी। नहीं थे। हालांकि गांव जो है बड़ा कहना चाहिए फेमस गांव था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो गांव उस किले के ऊपर बसा हुआ था जिसको राजा कर्ण का किला कहते हैं। पौराणिक दृष्टि से महाभारत काल में जो राजा कर्ण हुए, उस वो किला टूट गया, फिर उसके ऊपर गांव बसा। अच्छा। हाँ, और उस एरिया में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और ये जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि मेरे नाना श्री कृष्णलाल जी थे। वही एक ऐसे व्यक्ति थे 10-12 गाँव के बीच में जिनके पास लोग कोई चिट्ठी आ जाती थी तो पढ़वाने के लिए आते थे, उसका जवाब देना होता था उनसे लिखवाने के लिए आते थे। तो वो चौपाल में बाहर गाँव घर की चौपाल थी, उसमें बैठे रहते थे। वहाँ उनकी हमेशा कलम दवात स्याही की तैयार रहती थी। कोई आता है, अगर वो कहता है भाई चिट्ठी पढ़ के सुना दे, उसका जवाब लिखते हो, तो वो देर नहीं लगाते थे। तो ये मान के चलेंगे साक्षरता कुछ 20-25% से ज़्यादा रही नहीं होगी। 20% नहीं, 5% भी नहीं। अच्छा। साक्षरता नाम यानी उस एरिया में बहुत ही 100 आदमी पे कहीं 1-2 लोग जो ऐसे थे जो कुछ लिख पढ़ सकते। तो उस वजह से क्या था कि वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं था। और इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होता है तो फिर तो आदमी जैसे जी रहा है वैसे ही वो समझता है कि यही कंडीशन है, इसी तरीके से हमें जीना है। सही बात है। तो वो समस्या सबसे बड़ी थी एजुकेशन में। और दूसरी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं था। तो लोगों में अगर कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को संभालने वाले हमारी जानकारी में उस समय 2 ही लोग थे। एक हमारे अपने ही गांव में वो बालक राम बढ़िया थे, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते थे। और वो दवाइयाँ क्या थी, वो जाते थे तुरंत देख के मरीज को और खेतों में से बगिया में से
कोई यानी जड़ी जो बूटी एक लाते घरेलू थे। ज्ञान कुछ हाँ, उनको था। और गिलोय इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। हम्म, और इमीडिएट फ़ायदा तो शायद नहीं होता था, लेकिन वो संभाल लेते थे। संभाल यानी हाँ हाँ, यानी मामला समझ हाँ, जाता। समझ जाता था एक तरीके से। वो जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है हम्म, वो कर लेते थे। इसी तरह से एक गंगादीन सोनार थे, वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर के करीब दूरी पर रहते थे। तो वो भी इस तरह की दवाइयाँ, वो थोड़े से और ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो और ज़्यादा दवाइयाँ देते थे। लेकिन ये 2 लोग मशहूर थे। और इसी तरीके से अगर कहीं किसी की हड्डी टूट गई तो हमारे गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गांव था, उसमें एक चर्मकार थे, तो उनको हड्डियां जोड़ना आती थी। लोग उन्हीं के पास चले जाते थे, वो हड्डियों को जोड़ देते थे। हम हमारे अपने भाई की बाँह टूट गई, जो आजकल DRDO अभी रहे, रिटायर हुए हैं, उनकी बाँह जो टूटी तो उन्होंने ही ठीक की। पर अब वही है कि उस टाइम इतने ट्रेंड लोग थे ही नहीं, हाँ। तो भाई जो तो थे यही था। अब गलतियाँ ये हैं कि उस तरह के जो लोग थे उनको उसी समय अगर कोई सरकारी सिस्टम ऐसा होता कि उनको थोड़ी सी और ट्रेनिंग देके और वो गांव के हेल्थ केयर को संभालने के लिए और ज़्यादा उनको सक्षम बना दिया वो जाता। आपका जो अभी कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बहुत सारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है हाँ, जो ऐसे लोगों के पास थी, हाँ, बट वो अगर उनको कोई इंस्टीट्यूशन अप्रोच करता तो शायद वो नॉलेज ट्रांसफर हो जाता, ये लोग भी रिफाइंड हो जाते, इंस्टीट्यूशन भी रिफाइंड हो बिल्कुल, जाता, बिल्कुल। बट वो भी लॉस हो गई। वो लॉस हो गई। वो भी काफ़ी अब लॉस मैं हो वो अपने गांव के जो बालक जी थे, वो एक छोटी सी मठिया थी। वो मठिया में जो साधु रहते थे उनका ये इंटरेस्ट था कि तरह तरह के पौधे लगा के वो सेव करते थे। और वो बिल्कुल एकांत में थे, आसपास कोई गांव 1-1 किलोमीटर नहीं था, तो लोग वहाँ जाके भी जड़ी बूटी लाते थे। अब बाद में वहाँ ऐसा माहौल बन गया कि उस बगिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो मेडिसिनल प्लांट्स की फिर कौन पूछे, जिसका कब्जा उसकी अब मेडिसिनल प्लांट्स को जैसे ट्रैक कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को ट्रैक किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जिनको इन प्लांट्स की नॉलेज थी, पर अब नहीं मिलते। तो नॉलेज होते हुए भी वो नॉलेज हमारी ख़त्म हो गई। और अवेयरनेस अगर होती नॉलेज को संभालने की, तो इन चीज़ों के बारे में कोई लिखता, कहीं संभाल के रखी जाती। तो ये एक चीज़ हमें बाद में बड़ा, जब हम गांव में थे तो तब तो ये दिमाग में हमारे भी नहीं आती थी, हम भी उसी माहौल में थे। लेकिन जब हम हमारे घर में एक बात बड़ी अच्छी थी कि हमारे पिताजी जो हैं वो जॉब करते थे, तो उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे निकाला वहाँ से, गांव से। क्योंकि गांव में तो वही मार काट इन सब की बातें होना, और खेती तो बहुत मतलब कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो खेती में इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। 50 बीघा ज़मीन हमारे पास थी, हमारे हिस्से में आती थी, 50 बीघा हमारे मौसी के हिस्से में आती थी। तो वो सब के सब जो हैं वो उतना ही पैदा होता था जितना साल भर किसी तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे कोई भी मैकेनाइज तरीके से तो नहीं, सब बैलों से खेती होती थी। और नहीं होता, कोई वैरायटी के बारे में पता नहीं था लोगों को, अच्छी वैरायटी कौन है, ना ये पता था कि इरिगेशन के साधन नहीं थे, तो कब इरिगेशन देना चाहिए, कब उबाई होना चाहिए, वो तो एक अपनी जो खुद की नॉलेज थी किसान की, उसी से जो होता था। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा बन जाता है कि जैसे आज की डेट में जो व्यवस्था है जो हमें पता है वो ये है कि किसान गया मार्केट से, बहुत सारी कंपनीज है, उनके जो उसको बीज सही लगा बीज लिया, यूरिया जो ली वो ली, और भी जो मैकेनिज्म जो भी चीज़ें मैकेनाइज तरीके की आ गई हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं, रेंट पे मिल जाती हैं या वैसे मिल जाती हैं, पर मिल जाती हैं, और वो उसको अपना परमुटेशन कम्बिनेशन लगा के अपने बजट के हिसाब से यूज़ कर लेता। उस टाइम पे किसान जो है वो कहाँ से खाद लाता था, कौन सा बीज लेता था, क्या सिस्टम था? क्यों आज से ये 60-70 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब देश आज़ाद था, क्योंकि आप लगभग 1951-52 की तो आपकी बर्थ रही है, तो उस टाइम यानी देश तक लगभग आज़ादी हुआ था, तब क्या व्यवस्थाएं थी? अब उस समय जो व्यवस्था हमें याद आती है वो थी सहकारी सिस्टम था। उसमें कोटा सिस्टम था, परमिट मिल जाते थे, किसी को यूरिया ले आए तो वो यूरिया किसानों में एक कह दिया कि इस गांव में इतनी बटेगी, इस गांव में इतनी बटेगी, तो जिसके पास जितनी ज़मीन होती थी उसके हिसाब से उसको, लेकिन उसमें बड़ी हेरा फेरी होती थी। गांव में किसानों को पता ही नहीं होता था कि भाई, और पहले तो ये जान के बड़ी मतलब दुख भी होता है और ये लगता है कि हम कितने पीछे थे। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, और 1963-64 तक
एग्रीकल्चर का ये हाल था कि एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बनने से लोग कतराते थे। यानी समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि कांटों का ताज कौन पहने। ये रिटन डॉक्यूमेंट हैं अवेलेबल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना वही बनता था जिसको प्रधानमंत्री चाहता था कि ये खुड्डे लाइन लगा रहे हैं। यानी कृषि मंत्री बनना एक समस्या का विषय वो भी अनमने मन से जो है बन जाता था। तो उसमें क्या है, जब अनमने मन से बने हुए हैं तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं था। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जब कैबिनेट बनी और उन्होंने वो चूँकि जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में भी थे लाल बहादुर जी, तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही सी सुब्रमण्यम जी ने काम किया था, वो स्टील मिनिस्टर रहे थे उस टाइम। तो उनको ये पता था कि ये व्यक्ति बड़ा एफिशिएंट है, ये परिवर्तन लाएगा। उन्होंने इंडस्ट्री जो स्टील की थी उसमें बड़ा भारी रेवोल्यूशन लाए थे वो। तो जब वो बने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसमें आओ। वो तो अपने घर थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट को उनको मान लिया और बाद में वो मंत्री बने। और उन्होंने फिर उसको उस लेवल पे बुलाए कि भाई इसमें साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को लाए, इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय जितना भी हमारी आर्थिक स्थिति जैसी भी थी उसके हिसाब से उन्होंने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया और उन्होंने ऐसे वैज्ञानिकों की टीम खड़ी कर दी। और जो सेक्रेटरीज वगैरह थे वो जो वास्तव में जिनको इंटरेस्ट था, तो जो क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे देश में फूड नहीं होगा तो न जवान काम कर पाएंगे, न किसान काम कर पाएंगे, न हमारा युवा कर पाएगा। तो इसके लिए वास्तव में अगर देखा जाए तो सी सुब्रमण्यम जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनको पहचानने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा योगदान है। तो इन दोनों के ने बहुत बड़ी नींव, बहुत ही मजबूत नींव हरित क्रांति की डाली और उसको आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी के टाइम आगे बढ़ी, फिर दूसरे प्रधानमंत्री जितने भी आए उन्होंने कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई एग्रीकल्चर में। और जो यूनिवर्सिटीज़ का और एक्सटेंशन सिस्टम का जो रोबस्ट सिस्टम, अब तो इंडिया में सबसे मतलब पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई कहीं एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं जितना इंडिया में है, वो सब खड़ा हो गया। तो किसानों के पास फिर टेक्नोलॉजी पहुंचने लगी, एक्सटेंशन सिस्टम हो रहा है, तो बहुत बड़ा सिस्टम है। कल हमने आपको बताया भी था परसों। लेकिन अभी भी जो गांव में, जो आपने एक क्वेश्चन किया कि गांव में परिवर्तन जो है अभी क्या ज़रूरत है, वो एक अभी मेरा जो क्वेश्चन ये है कि समस्याएं जो थी, समस्याएं तब क्या थी, फिर वो उनमें क्या क्या चेंजेस आए, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तब भी खड़ी थी आज भी खड़ी हुई हैं। हाँ, कांस्टेंट है। तब जो समस्या थी वो उत्पादन की थी, बहुत ही कम उत्पादन होता था। अब हम 50 बीघे के जमींदार थे, लेकिन हमारे यहाँ उतना ही पैदा होता था जितना पूरी साल में खा के ख़त्म हो जाए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी, इतना ज़्यादा नहीं होता था। ना हमारे पशु ऐसे थे कि वो बहुत ज़्यादा दूध दें। 2.5 किलो दूध कोई अगर भैंस दे रही है तो बहुत अच्छी मान ली जाती थी। अब आजकल तो 20-20 किलो वाली भैंस आ गई हैं। तो वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उत्पादन नहीं था, तो गरीबी वैसी की वैसी रही, बहुत दिनों तक रही। और उसको मिटाने के लिए जब टेक्नोलॉजी आई तो वो हटी। लेकिन आज की डेट में जो समस्या है वो दूसरी समस्या हो गई। अब उत्पादन गाँव में खूब हो रहा है, गांव की हालत बदल गई है। जो बिल्कुल कच्चे गांव थे, गरीबी थी, वो कम दिखाई देती है, बहुत ही कम दिखाई देती है। और वहाँ अब मशीनें काफ़ी दिखाई देती हैं, ट्रैक्टर भी हैं। आसपास किसी भी गांव में चले जाओ तो अब उसकी बात नहीं है कि भाई प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है, अब मॉडर्न की तरफ गए हैं। हार्वेस्टिंग के समय जाओ तब भी मशीनों का इस्तेमाल है, ट्यूबवेल हैं, वो सब कुछ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों की जो इनकम है वो नहीं उस हिसाब से बढ़ी। उसका कारण क्या है कि उत्पादन जो है हमारा मार्केट में नहीं पहुंचा। रॉ मटेरियल तो पहुंच रहा है, लेकिन जो उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम बनाने की क्षमता रखें या हम किसी कंपनी के साथ अपने को जोड़ के उसमें उसका फ़ायदा उठाएं, वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या है कि हम उत्पादन कर रहे हैं, इनकम के हिसाब से अपने को आगे नहीं जोड़ रहे हैं। अब मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि हमारे गांव में बाजरा भी खूब होता रहा, ज्वार भी खूब होता रहा और सब कुछ होता रहा, लेकिन वो बाद में पता लगा कि ज्वार को लेने वाला कोई नहीं है। अब ये अभी लेटेस्ट एड्स आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं, और वो किस चीज़ पे आ रहे हैं, मिलेट्स के। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब ये देखो लाखों, ये सब मिलेट्स के ऊपर, हाँ लाखों रुपए के तो इनके रोजाना
ऐड आ रहे हैं, और एक कंपनी के नहीं, पता नहीं कितनों के आ रहे हैं। लेकिन किसान को शायद पता ही नहीं है कि हमारे मिलेट्स की इतनी वैल्यू होने वाली है कि कंपनियां इतने बड़े लेवल पे ऐड दे रही हैं। अब जो कंपनी ऐड दे रही है वो पूरे वर्ल्ड में उसने कोई सर्वे किया है ना, किस चीज़ हाँ, की डिमांड? कि भाई इनकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, आज कितनी है, आगे कितनी बढ़ेगी, तो वो तो उस हिसाब से अपने को तैयार कर रहे हैं। तो अब ये इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि भाई हमारी सरकार ये देखे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने सर्वे करके वो मार्केट को कैप्चर करने की तैयारी कर रही हैं, उनके साथ किसानों को कैसे जोड़ा जाए, और किसान भी खुद सोचें कि हम कैसे जुड़ें। अगर हम यही करते रहेंगे कि हम प्राइवेट कंपनी हमें खा जाएंगे, लूट ले जाएंगे, वो कर, तो जो योग्यता उनके पास है हम उसका तो फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे, और हम खुद सर्वे कर नहीं पाएंगे, तो हम तो फिर रॉ मटेरियल पैदा करने वाले ही लोग अब रहेंगे। एक्चुअल में उससे हो क्या गया है कि जो ये खिंचाव की स्थिति हो जाती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर ना आ जाए, या फिर कॉरपोरेट से कोई चिढ़ मच गई कई लोगों को, या जो एक दूरी बन गई है ना, तो उस वजह से क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो जल्दी हो सकती हैं वो होंगी तो, पर वो काफ़ी समय बाद होंगी, तब तक कई लोग तो वैसे ही ज़मीनें बेच के निकल हाँ, गए। तब तक वो बड़ा लॉस हो जाता है, उसके बाद हमारी समझ में चीज़ें आती हैं। हाँ। तो हमें वो लॉस होने से बचाना है। हमारे युवा जो हैं, मैंने अपनी इस बुक में भी ये दिया है कि युवाओं को जो नई जो 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 उठ रही हैं समस्याएं, उनके बारे में भी जानकारी रहे, और जो मार्केट है उससे जुड़ने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। तो यानी वो समस्या 50-60 साल पहले भी वही थी कि उस हिसाब से जितने खर्चे थे उस हिसाब से इनकम नहीं थी, और आज हम 2023 में आ गए हैं तो 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी समस्या वही है कि उस हिसाब से इनकम का प्रोपोर्शन नहीं बढ़ा है। हाँ, इनकम बढ़ी है, बट हाँ, प्रोपोर्शन उतना नहीं बढ़ा, इतना बढ़ना चाहिए। हाँ, यानी खर्चे बढ़ गए, मैकेनाइजेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट आ गई, बट ये कि उस हिसाब से आउटपुट प्राइस जो मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही। अब देखो, हम लोग विरोध चाहे भले ही करें, सब चीज़ों का विरोध इसलिए ही होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है, और उसको कई बार इतने लेवल पर पहुंचा देते हैं कि फिर आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, जो फ़ायदा उसे उठाने का मौका है। अब जैसे अमूल था, ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी अमूल की तरह के सहकारी संस्थाएं बनी दूध के, डेयरी की, लेकिन उस टाइम भी लोगों ने विरोध किया, दूसरी जगह भी विरोध किया। लेकिन जब अमूल ने मार्केट, आज 60 देशों में अमूल का वो बिक रहा है, बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो उससे किसानों को भी फ़ायदा हुआ। किसान, पता नहीं जो किसान अपना दूध नहीं बेच पाते थे और चीज़ें नहीं बेच पाते थे, वो आज उनका सारा दूध जो है दरवाजे से ही उठ रहा है। अब वो बात अलग है कि अब किसान ये कहे कि भाई हमारा इस रेट में होना चाहिए, वो हमारे नेगोशिएशन के ऊपर है। हम कंपनी के साथ बैठें उठें, हमारे जो नेता हैं या हमारे जो अधिकारी हैं वो नेगोशिएट कराएं कि भाई आप अगर इस चीज़ को इस रेट पे बेच रहे हो तो किसान को इस रेट से किसान से खरीदो। तो ये तो नेगोशिएशन वाली बात है। लेकिन बाइकाट कर देना किसी कंपनी को हम करेंगे ही नहीं, तो उससे तो बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें गांव तक पहुंचानी है, और गांव में हमने यही जाके देखा कि अब एजुकेशन भी हो चुकी है, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रति जो झुकाव है उसको थोड़ा सा बढ़ तो गया है, लेकिन मार्केटिंग की तरफ अभी वो झुकाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर साहब, यानी जो मैं समराइज़ कर पा रहा हूँ कि आज से 50-60 साल पहले जो एक समस्या थी कि उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो ये लग रहा था कि जी उत्पादन अच्छा हो जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी। अब समस्या ये आ गई है कि उत्पादन करने में तो सक्षमता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ गई, किसान भी पढ़ लिख गया है, बहुत सारी बातें उस तक पहुंच भी गई हैं। पर अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि बढ़े हुए उत्पादन को कैसे हम इस प्रकार से बेचा जाए कि उसके जो बढ़े हुए रेट हैं उनका फ़ायदा किसानों को भी हो, किसान तक भी वो पैसा पहुंचे। और उसमें बड़े किसान तो कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, पर जो छोटा किसान है, वो छोटा किसान वो भी तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही कर रहा है, उतना ही कर रहा है कि बस उसका गुजारा हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से हम जो 80-85% जो किसान हैं
जो गरीब किसान है, या गरीब ना बोलें, उनको गरीब तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो एक स्ट्रगल है कि आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। बट हाँ, ये है कि जिनको इतनी इनकम नहीं हो रही उनको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कैसे निकाला जाए, तो उसमें आपका जो इतना एक्सपीरियंस रहा है, इतना बड़ा समय देखा आपने, तो उसमें आपको क्या लगा कि भाई क्या चीज़ें तब हो सकती थी, तब चलो मैकेनाइज नहीं था, पर कुछ चीज़ें ऐसा लगता होगा तब कि अगर ये हो तो सही हो जाए, तो फिर वो बीच में ऐसा काम आया, कार्यकाल आया कि भाई तब लगता होगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कांस्टेंट हैं कि अगर वो तब होती हैं, आज होती हैं, आप आगे होंगी तो शायद इससे लोग निकल आएंगे। एक जो मेरे को जो समझ में आती है, मैं जो मेरा सजेशन है आपसे बात करते करते मुझे लगा, वो ये है कि या तो किसान अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि भाई जैसे कोई चीज़ उनको प्रोड्यूस हुआ तो उसकी ग्रेडिंग करके वो प्रॉपर बेच रहे हैं, और या फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके खुद भी अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो एक एडिशनल इनकम होगी। बाकी आप बताइए। देखो, पास्ट को ज़्यादा कुरेदने से हमें लगता है ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो उस समय किया वो बहुत अच्छा किया, और जो नहीं हुआ वो उनकी गलती थी, है ना, या उन्होंने उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। या अपने देश में तो बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट थी, सब कुछ था, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऐसा पुअर रहा कि वो जो बूम आना चाहिए था एग्रीकल्चर का, वो काफ़ी दिनों तक आया ही नहीं। हालांकि 1963-64 के बाद तो फिर एकदम एग्रीकल्चर ऊपर उठती ही चली गई। उसमें वैज्ञानिकों का, किसानों का, और जो पॉलिसी मेकर्स थे उन सब नहरों का भी बहुत बड़ा, नहरों का एक जाल बिछ गया देश में। वो वही पॉलिसी में ही आता है, वो सब कुछ जो पॉलिसी बनी वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो फिर वो हो गया। अकेले मतलब एक चीज़ से नहीं होता, वो तो सारी चीज़ें हों। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आई वो, और वो समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन भी होता रहा। ये नहीं कि एक वैरायटी निकल गई तो एक ही। हाँ, यानी कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल है, इंस्टीट्यूशंस का है, किसान, प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो वो सबका, प्राइवेट का भी है। लेकिन जो वो आई विकृति, वो ये आई कि किसानों के बीच में और मार्केट के बीच में बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो मैं समझता हूँ। ये बिल्कुल सही। उन बिचौलियों ने किसानों को मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया अपने फ़ायदे के लिए, और वो खुद उससे आगे का फ़ायदा उठाते रहे। तो वो जो बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए बात चलती रही, किसानों की डिमांड भी होती रही, लेकिन अब बिचौलिए जो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच से ही आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो रिकमेंडेशंस होती रही, तमाम जो भी पुरानी रिपोर्ट्स को उठा के देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, इवन चीफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट, 3-4 चीफ मिनिस्टर के आपस में मिलकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी 2010 में। उसमें भी ये है कि मार्केट को बिचौलियों से फ्री कर दिया जाए, तो वो हुए ही नहीं। रिपोर्ट आ गई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हुआ। यानी वो जो बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो ज़्यादातर बिचौलियों के हाथ में ही रह जाता है। बिचौलियों के हाथ में जब चीज़ें आ जाती हैं, अब टमाटर मार्केट में तो बिक रहा है आज 50 रुपये किलो, लेकिन किसान के खेत से वो 10 रुपये भी नहीं उठ रहा है, तो ये बीच का 40 रुपये कहाँ जा रहा है? इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। तो ये जो सबसे बड़ी विकृति आई है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक किसान की इनकम नहीं बढ़ेगी। और लेकिन बिचौलियों के हाथ में पैसा भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है, तो वो इतनी जल्दी कि भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे बढ़ाने वाला कौन है? किसान ने तो नहीं बढ़ाई, किसान को तो उतना ही मिल रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार को एक बहुत ही सख्त नीति बनाने की ज़रूरत है, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पावर में हैं या पावर में नहीं है, उन सबको इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा। अब जैसे कल हमने आपको उदाहरण दिया था कि अमेरिका में जो वाइडोल एक्ट बना, जो वे थे BAYH, वो जो थे इंडियाना के वो थे सेनेटर, और जो ढोल थे वो कैंसास के थे। दोनों अलग अलग पार्टी के थे, एक डेमोक्रेट था, एक रिपब्लिक से था, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में वो एक साथ हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक इनोवेशंस आगे नहीं बढ़ेंगे और जो पब्लिक मनी इस्तेमाल हो रहा है इंस्टीट्यूशंस में, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके इनोवेशंस नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होगा। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि उन दोनों के नाम से ही एक्ट बन गया।
तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एक ने अपने रिपोर्ट दी तो उसको दूसरा जो है विरोध करके ख़त्म कर देगा। 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई और आज 2023 है, वो विरोध में ही फंसी हुई है। जबकि उसमें उसके बाद भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर पड़ौदा की रिपोर्ट अभी 2019 में आई है, एक से एक अच्छी रिपोर्ट है, एक से एक अच्छी रिकमेंडेशन है उनमें। और अगर प्राइवेट में बैठा जाए चीफ मिनिस्टर के साथ में या बड़े बड़े लोगों के बीच में उसको रिपोर्ट को, और वो रिपोर्टें एक्सेप्ट ही हो चुकी हैं। एक्सेप्टेड होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब चक्कर क्या है, वो रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेचना है तो कहीं ना कहीं हमें जो मार्केट की विकृतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, जिसमें बिचौलियों को हटाने की बात भी है। बट अब चक्कर क्या हुआ है, जैसे बीच में ये किसान आंदोलन भी चला उसमें वो बिचौलिए को हटाने की जगह वो लोग उसका भी विरोध शुरू हो गया कि भाई क्यों हटाया जा रहा है। तो वो ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि वो बात वहीं की वहीं है, वहीं खड़े हैं हम। भाई जिसके हाथ में पैसा पावर है वो बातों को जल्दी घुमा देता है। वही किसानों के साथ हो रहा है। भाई उनको एक बार फैला दे कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तो वो बात फैल गई और एक आंदोलन हो गया। हालांकि मैं इसके सपोर्ट में हूँ कि उनको जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि जो एमएसपी की, वो रिकमेंडेशन माननी चाहिए, उसी से किसान को फ़ायदा होगा। लेकिन उसको इस तरीके से देना चाहिए कि उसका बिचौलिया फ़ायदा ना उठाए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का गेहूँ आके और किसी और के नाम चढ़ा के और हरियाणा की मंडी में बिके तो उसका फ़ायदा कैसे होगा? उत्तर प्रदेश से सस्ते में आ गया, मध्य प्रदेश से सस्ते में आ गया और यहाँ बिक गया। तो ये चीज़ें, उस चीज़ को तो रोकना ही पड़ेगा। तो वो सरकार को ही रोकना पड़ेगा, सरकार को इससे नियम बनाने पड़ेंगे। और अकेली सरकार नहीं, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं उनको भी करना पड़ेगा। किसानों को अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, और किसानों को कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई ये पॉलिटिक्स से हम किसी तरह से बाहर निकल के जो डिमांड है, जो अच्छी रिकमेंडेशन है, उनको लिए पीछे पड़ेंगे। ये रिकमेंडेशन हमारी इम्प्लीमेंट करो तो हो जाएगी इम्प्लीमेंट। ऐसी बहुत सारी रिकमेंडेशन हैं जो कि लोगों ने करवा ली हैं। किसान तो बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, और इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फिर इनको क्यों नहीं, लेकिन वो इसीलिए नहीं हो पा रहा कि जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम फ़ायदा उठाते रहें। यानी रास्ते जो हैं वो मिलजुल के बैठ के निकलेंगे। हाँ, बैठ के और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हर चीज़ का बिना सोचे समझे विरोध करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि उससे कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। विरोध की स्थिति में क्या होता है कि आगे क्या बेटर हो सकता है वो भी आना बंद हो जाता है। हाँ। और हमारे एग्रीकल्चर में और हमारे युवाओं में, हमारे किसानों में इतनी क्षमता है कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके जो मानक हैं उसके हिसाब से उत्पादन वो कर सकते हैं। है यही कि उनको सही गाइडेंस मिले, सही टाइम पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उनको अब हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी कब लगाना है, कितना बीज डालना है, कितनी खाद डालनी है, वो किसान को पता है। और किसान को ये भी नहीं चाहिए कि भाई कौन सी वैरायटी लगाओ, वो 10 वैरायटी खुद ही ले आता है, उनमें सेलेक्ट कर लेता है कि ये वैरायटी हमारी आगे से हम इसको बोएंगे। अब तो ये चाहिए कि भाई हमें अपना इस प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे करना है, ब्रांडिंग हमें अपने प्रोडक्ट की कैसे करनी है, और इंटरनेशनल मार्केट तो दूर की बात है, पहले अपने मार्केट में हमें अपने पैर कैसे जमाना है। इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो कह देते हैं कुछ लोग ऐसे सो कॉल्ड किसान यूनियन वाले भी कि हर काम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट ब्रांडिंग का काम तो नहीं कर सकती। नहीं, और ना गवर्नमेंट हर चीज़ का मार्केट क्रिएट कर सकती है। इसमें तो प्राइवेट प्लेयर्स और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, बेशक वो किसानों से ही निकल के आए। किसान भाई इतना बड़ा तबका है, अगर किसान सीमा पे जवान भेज सकता है, अपने बच्चे उनके बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस में हैं और भी अलग अलग सेक्टर्स में जाने लग गए हैं, तो उनमें से बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी निकल सकते हैं, एग्री बिजनेसमैन निकल सकते हैं, ऑलरेडी हैं और वो बाहर निकल के आ रहे हैं। बस यही है कि उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और हम ये नहीं कहते कि बिचौलियों को बिल्कुल खत्म कर दो, बिचौलियों का अपना रोल भी एक अच्छा रोल होता है, अगर वो एक्सप्लॉइट ना करें, एक्सप्लॉइटेशन उनकी तरफ से बंद। हाँ, यानी बिचौलियों का ये जो हम बिचौलिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में तो उनकी नीड इसलिए आ गई कि भाई वो टाइम पे फाइनेंस दे देते हैं। अब भाई मार्केट से पैसा आना है मान लीजिए 3 महीने बाद,
और वो जो बीच में फाइनेंसर होता है वो इमीडिएट पैसा दे देता है उसको, घर में उसको भाई इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है। पर हाँ, उसमें भाई कई बार ये हो जाता है कि जहाँ भाई उसको 100 रुपये मिलने चाहिए थे, बिचौलिया 60 रुपये ही दे के गया, तो वो जो 40 रुपये उड़ गए, ये दिक्कत आ रही है। उसमें ब्याज का रेट बहुत ज़्यादा कर दिया है, फिर उसके या बेचारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी ही रख दी कि उसको गांव कोई में जो फायदा एसेट हैं वो बेचने पड़ जाते हैं। ये हमने अपने गांव में खुद देखा है हाँ। कि वो फाइनेंस कर दिया इमीडिएटली, कोई नहीं, आप ब्याह शादी ब्याह करो। अब शादी ब्याह में जो है वो बेचारा अब वैसे चाहे खर्च करता है 20,000 रुपये, लेकिन उसे तुरंत फाइनेंस दे दिया, खूब कर, अच्छी तरह से कर। अब उसने 1 लाख रुपये कर दिए, लेकिन फिर जब वो अगले साल से उससे ब्याज मांगता है तो वो ब्याज होता है ब्याज में बहुत फंसा रह हाई, जाता है। तो वो ब्याज में फंसा रह जाता है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बंद होना चाहिए। अब ये है कि जो मार्केट में प्लेयर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, भैया कमा तो आप किसान की वजह से रहे हो ना, तो आप अंडा खाओ भाई, मुर्गी मारने में क्यों इंटरेस्ट कर रहे हो? बस भाई अंडा खाओ, कोई मना नहीं कर रहा। उसे भी पता है कि मैं फाइनेंस ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, किसी फायदे की वजह से कोई मुझे पैसा दे रहा है, किसान को भी पता है। बट आप बिल्कुल ही उसको उस लेवल पे ले आओ कि वो यानी मार्केट से आउट हो जाए, किसान बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड फील करे, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये सभी को सोचना पड़ेगा, है ना। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी टॉक रही आपके साथ, और आप आशा करते हैं कि आगे भी अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोगों का ज्ञानवर्धन आपके माध्यम से करते रहेंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।